गुरुजी, सादर प्रणाम। मेरा आपसे सवाल था कि जो शादियाँ हैं, वो आजकल चल क्यों नहीं रही उस तरीके से जैसे पहले चला करती थी। पहले शादियाँ होती थी, अच्छे से चलती थी और फैमिली भी जॉइंट फैमिलियाँ रहती थी, सब खुश रहते थे। आपस में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग भी होती थी और जो ये आजकल नई बीमारी सुनने में आई है अवसाद, डिप्रेशन, ये इसका तो लोगों को नाम भी नहीं पता होता था। लेकिन आज के समय में ये सबसे आम बीमारी है डिप्रेशन, जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो आज के समय में हर तीसरी चौथी शादी जो है वो टूट रही है, लोग डाइवोर्सेस ले रहे हैं, पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं हो पाती लोगों में। तो फैमिली का जो माहौल है उसका असर बच्चों पे, उसके घर वालों पे मतलब अलग ही तरीके का पड़ता है, जिससे कि घरों में एक अलग अलग ही तरह का कलेश बना रहता है, कलह बना रहता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रीति जी, जब भी हम किसी विवाद पर बात करते हैं या हम किसी बीमारी पर बात करते हैं तो हमें समझना होता है कि उसके कारण क्या है। अगर आज विषय परिवार या विवाह या रिश्ते सफ़र कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि इन सब की जड़ें कहाँ जा रही हैं। परिवार का उत्थान, समाज की ऊंचाइयां और विवाह ने जब जब ऊंचाइयां पाई हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो शिक्षा और संस्कृति इसमें हमेशा बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसी शिक्षा होगी, जैसी संस्कृति होगी, वैसा ही हमारा माहौल होगा। हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति जिन कारणों से भी प्रभावित होती है, वो चाहे कोई भी हो, हमारा पड़ोस हो, हमारी संगत हो, या जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या जो भी कुछ हम देखते हैं, उन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्त्री किसी भी समाज की आत्मा है, केंद्र है, और पुरुष फिर इस केंद्र की जो परिधि है उस पर घूमता है। जब जब पुरुष का पतन होगा, वहां पुरुष को दोषी ठहराने से पहले ये समझना होगा कि हमारे यहाँ स्त्री को कितना आदर दिया जा रहा है। यदि स्त्री उस समाज के अंदर, उस परिवार के अंदर आदरणीय नहीं है तो ये मानकर चलें कि पुरुष भी कमजोर होगा। यदि पुरुष शक्तिशाली रहा है, उसके पीछे जो छाया है वो स्त्री रही है। आप इसे थोड़ा ऐसा समझें कि हमारे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, उसको जो सबसे ज्यादा माहौल मिलता है रहने के लिए, वो अपनी माँ के साथ। पिता के पास तो उतना समय नहीं होता। बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो पिता ऑफिस चले जाते हैं। बच्चा जब स्कूल से आता है तो पिता आ नहीं पाते हैं, और जब पिता आते हैं तो बच्चे के सोने का वक्त हो जाता है, ट्यूशन ये वो। अधिकांशतः बच्चा जो समय गुजार रहा होता है वो माँ के साथ गुजारता है।
ये समझने जैसी बात है कि अगर परिवार के अंदर स्त्री का पतन हो रहा है, स्त्री का अपमान हो रहा है, स्त्री कमजोर है, तो बच्चा उसी के प्रभाव को लेकर आगे बढ़ेगा। हमारे यहां पर जब जब शिक्षा पर, संस्कृति पर कोई भी ऐसा प्रहार हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है, इसका असर हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारी मानसिकता पर ये पड़ा है। मैं इसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, जिस पर ध्यान नहीं जाता है, जबकि ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये जो हमारी रामायण है, जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हम पूजते हैं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। इनको केवल सुन लेना, देख लेना काफी नहीं होता, हमें इनको अपने जीवन में अपनाना होता है। और जब हम इनको अपने जीवन में नहीं अपना पाते हैं, दूसरी संस्कृति, दूसरी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम भटक जाते हैं। और यही भटकाव फिर हमें रिश्तों में, परिवारों में और समाज में देखने को मिलता है। आपके प्रश्न में विवाह आज एक रोग बन गया है, सभी की समझ में आता है। विवाह जब जब जिस जिस पद्धति के साथ होंगे, विवाह उसी तरह से चलेंगे। कहने का अर्थ है कि एक जमाने में विवाह में स्वयंवर हुआ करता था। तो स्वयंवर के लिए पुरुष का योद्धा होना अनिवार्य था। उसको जीतने के लिए पुरुष का शक्तिशाली होना अनिवार्य था, उसका मनोबल ऊंचाइयों को छुए ये अनिवार्य था, अन्यथा विवाह के लिए दिक्कतें हो सकती थी। आज विवाह जिन कारणों से होते हैं, इंसान अब उसके पीछे भागता है। एक अच्छा पद चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए। तो हमारे यहाँ विवाह के अब जो कारण हैं, उन कारणों में पुरुष का मनोबल क्या है, पुरुष की संस्कृति क्या है, पुरुष का कल्चर क्या है, उससे ज्यादा जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वो कमाता कितना है। कहीं से भी कमाए, वो कमाता कितना है, उसके परिवार की हैसियत क्या है, वो चाहे किसी भी ढंग से बनी हो। फोकस आज हमारा जिस बात पर है, हमने पुरुष के अंदर से उसके योद्धा को मार दिया है। उसकी शक्ति में जिन चीजों को हमने अर्जित कर दिया है, तो उसी के आधार पर आज हम वो सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर हम रिश्तों को तवज्जो देंगे, अगर हम रिश्तों को महत्व देंगे, अगर हम भावनाओं की कदर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि धन के पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन यदि हम धन को महत्व देंगे, पद को महत्व देंगे, तो रिश्तों को कहीं ना कहीं हम दांव पे लगाएंगे, परिवार को दांव पे लगाएंगे। और वही सब कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। कोई भी पुरुष जब अपने विवाह की बात करता है, या उसके परिवार वाले आज विवाह की बात करते हैं, तो चाहते हैं कि बहू भी जॉब करने वाली हो, वो कितना कमा के लाती है, पुरुष कितना कमा के लाता है। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि हम कमाते कितना है,
उस कमाने के चक्कर में हम क्या क्या खो रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ध्यान कमाने पर है। आप इसको थोड़ा उस तरह से रिलेट भी करके देखें। एक जमाने में जब शादियां हुआ करती थी तो वहां पर खानदान देखे जाया करते थे। ये देखा जाया करता था कि स्त्री घर को किस तरह से संभाल सकती है, पुरुष अपने आप में कितना मजबूत है जो उत्तरदायित्व को निभा सकता है, रिश्तों के, परिवार के, धर्म के, अपनी संस्कृति के, रास्ते के। आज वो सब कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो हमारे यहाँ उत्सव होते हैं फेस्टिवल के नाम पर, ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं एक तरह से ओवरऑल करते हैं। हम शायद इनको मौज मस्ती के रूप में ले चुके हैं, इनसे कुछ सीखते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। राम कथाएं होती हैं, रामायण चलती हैं, लेकिन वो बस सुनने तक सीमित है। आज जब एक बच्चे की शादी होती है और वो लड़की अपने ससुराल में अगर थोड़ा भी अनकंफर्ट फील करती है तो लड़की के घर वाले हस्तक्षेप करते हैं, और उनके हस्तक्षेप करने के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। वो कहना चाहते हैं कि जी हमारी लड़की के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ धोखा हुआ है। कुछ इसी तरह की बातें आज स्त्री भी दोहराती है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोषारोपण चलते रहते हैं और परिवार सड़क पर आ जाते हैं। यहां पर अब हमें थोड़ा सा अपनी रामायण को खोल लेना चाहिए, वो हमें क्या शिक्षा देती है। स्वयंवर हुआ, राम सीता को विवाह कर कर अयोध्या लेकर आए और उसके बाद उनको वनवास की सूचना मिली। देखिए, यहां जो समझने जैसी बात है वो यह है कि इस वनवास को लेकर जनक का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जनक ने बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि ये सब क्या हो रहा है, हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। सीता एक राजा की पुत्री। ये हस्तक्षेप परिवार वाले तब करते जब सीता को कोई शिकायत होती। सीता को भी कोई शिकायत नहीं हुई, ये लोग वन में चले गए। हमारे जीवन के अंदर जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो ये घटती है कि आपसी प्रेम और विश्वास यदि नहीं है तो हम सुख और सुविधाओं के माहौल में भी कंफर्ट नहीं रह पाते। लेकिन अगर आपसी प्रेम और विश्वास
हमारे साथ है तो वो किसी भी संघर्ष की स्थिति में भी रिश्तों को अलग नहीं होने देता। राम और सीता के बीच में जो कड़ी है वो प्रेम और विश्वास की है। रावण सीता को ले जाते हैं। अब अगर ऐसी घटना किसी परिवार में घटे तो सबसे पहले तो लड़का अपने घर में इन्फॉर्म करेगा, अपने ससुराल में इन्फॉर्म करेगा, भाई ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना धर्म, पति धर्म, अपनी जिम्मेदारी को समझ रखा है, वो शायद अपने दम पर उस समस्या को सोल्व करना चाहेगा। ये हमें राम से सीखने को मिलता है। राम ने ना ससुराल में खबर की, ना अपने घर में खबर की, और निर्णय लिया कि युद्ध लड़ेंगे, अपनी पत्नी को वापस लाएंगे। देखिए, जब हम युद्ध का निर्णय लेते हैं किसी के लिए भी, तो वो हमसे ज्यादा मूल्यवान होता है। और जब मैं अपने आत्मसम्मान की कदर नहीं करूंगा तो पत्नी के आत्मसम्मान की कितनी कदर कर पाऊंगा, अपने रिश्तों को कितना महत्व दे पाऊंगा। तो राम ने युद्ध का निर्णय लिया अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि पत्नी कोई अलग नहीं थी, इज्जत थी। उन्होंने निर्णय लिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, रावण को मारेंगे और सीता को लाएंगे। अब आप देखिए दूसरे एंगल पर, ये पत्नी का विश्वास कम बड़ी बात नहीं है। ये भी नहीं पता कि इस वक्त राम कितने मजबूर हैं, असहाय हैं, शक्तिहीन हैं, रावण से कैसे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन उस सब के बाद सीता का यह विश्वास कि राम मुझे यहां से ले जाएंगे, तेरी लंका को तहस नहस कर दिया जाएगा, ये विश्वास जब किसी स्त्री का किसी पुरुष पर होता है या किसी भी रिश्ते में होगा तो वो रिश्ता कमजोर कैसे हो जाएगा। ये विश्वास चाहिए। रावण सीता को ले गए। हमारे यहाँ पत्नी बीमार हो जाए तो दूसरे विवाह पर विचार होने लगता है। हमारे यहाँ जरा जरा सी बातों पर तलाक पर विचार होने लगता है। लेकिन राम भी तो ऐसा सोच सकते थे, अरे कौन युद्ध लड़ेगा भाई, वो विक्रम प्रतापी राजा, आसान काम नहीं है, दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि आत्मसम्मान जब किसी का खो रहा होता है, उसे वापस लेने के लिए अगर आपको मृत्यु के दौर से भी गुजरना पड़ता है तो इसे कोई योद्धा ही समझ सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं। कमजोर व्यक्ति तो किसी भी बात पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो यहां हमें जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि स्त्री जब जब आदरणीय रही है, स्त्री जब जब पूजनीय रही है, पुरुष का चरित्र ऊंचाइयों को छूता रहा है। लेकिन जहां पर भी हमने स्त्री का शोषण किया है, जहां पर भी स्त्री भटक गई है, जहां पर भी स्त्री किसी भी रूप में कहीं ना कहीं
आदरणीय नहीं रह पाई, वहां पुरुष का भी आत्मसम्मान खो गया है। क्योंकि पुरुष की शक्ति कोई और नहीं, किसी ना किसी रूप में स्त्री ही है। अब यहां एक और समझने जैसी बात है। आज घर परिवार के अंदर जरा सी कोई घटना घटती है, तो लड़की की इच्छा होती है कि चलो मम्मी पापा की भी राय ले लें। अब घर से तो हम निकाल दिए गए, अब क्या करें, जरा ससुराल की तरफ चलें। वनवास हुआ राम का, सीता साथ गई, लक्ष्मण साथ थे, और ये ऑप्शन था उनके पास कि वो पहले वन जाने से पहले एक बार उनकी भी सलाह लेते। बिल्कुल नहीं। जिसके पास आत्मसम्मान होगा वो ससुराल की तरफ नहीं जाएगा। वो उसका उत्तरदायित्व है, पत्नी उसकी इज्जत है, उसका आत्मसम्मान है, उस जंग को उसने खुद लड़ना है। ये जो छोटी छोटी बातों पर लोग स्त्री को बोल देते हैं कि ये नहीं मिला तो हम तलाक देंगे, वो नहीं मिला तो हम तलाक देंगे, यहां पुरुष की आत्मा खो गई है। पुरुष बहुत कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि हमारी परिवेश के अंदर स्त्री भी भटक गई है, कमजोर हो गई है। और जिन परिवारों में ऐसा नहीं है, जहां आज भी स्त्री शक्तिशाली है, वहां हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। जब शिक्षा का व्यापार होने लगे तो शिक्षा के अर्थ समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ डिग्रियां मिलती हैं, इंसान शिक्षित नहीं हो पाता है। हमारे जीवन के अंदर देखा जाए तो जब तक आपसी प्रेम और विश्वास नहीं बन पाएगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। और हमारे प्रेम और विश्वास का जो कत्ल हुआ है, उसके पीछे एक ही है, कहीं स्त्री भी कमजोर है तो पुरुष का तो कमजोर होना स्वाभाविक है। स्त्री को कमजोरी कहां से मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, यह अध्ययन का विषय है। इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो लोग शादी के बाद अपनी लड़की के घर में इंटरफेयर करते हैं, उनका घर नहीं बसता। रामायण से ये थोड़ा समझने जैसी बात है। रामायण को सुनते रहें, पढ़ते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। ये समझना होगा कि जनक के परिवार ने इस पूरे घटना में कहीं इंटरफेयर नहीं किया। एक बार भी दशरथ से ये नहीं पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं पूछा। आप जब अपने बच्चे का विवाह करते हैं, उससे पहले आप 1000 बार सोचें। इसीलिए उस जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। जो स्वयंवर को जीत पाएगा वही इस योग्य है कि विवाह कर सके। आज देखा जाए तो विवाह के पीछे कोई कारण ही नहीं है। सबके विवाह हो रहे हैं तो उसका भी होना चाहिए, जिसका नहीं हुआ है। तो ये जो डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है परिवारों के अंदर, समाज के अंदर, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक ही है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं, आत्मसम्मान से वंचित हो गए हैं। जब तक ये आत्मसम्मान की कदर हम नहीं कर पाएंगे, तब तक रिश्तों की कदर नहीं हो सकती। आने वाले कल में इस तरह का प्रश्न आप कोई और पूछेंगे तो मैं अपनी समझ से जो भी उत्तर दे पाऊंगा
देने की कोशिश करूंगा। जी गुरु जी।